इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन? इसमें ये है बेटा कि जो स्लीप है और ब्लड प्रेशर है, इसमें दोनों का जो है वो आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब इसमें क्या बताया, ये जो पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई नॉर्मल है, जैसे कि आप सब लोग जो हैं वो 25, 24, 23, 22, 21 एजेस की हैं, ठीक है। बॉयज भी इसमें होंगे। अब आप लोगों का जो रात को आप सोते हैं तब आपका जो है वो नॉर्मल स्लीप है, इसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। 10 टू 20 डिग्री जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि डायसिस्टोलिक कितना हो जाता है, सिस्टोलिक कितना हो जाता है। तो ये नॉर्मल। अब साथ में इन्होंने ये बताया है कि अगर किसी जी को स्लीप आपने मतलब पहले के बताया है स्लीप कि आवाज नहीं आ रही थी। जी बेटा, सेकंड मीटिंग शुरू होने से जो आपने बताया है ये वाला बेटा, जी सर। ये इसमें बेटा मैं ये बता रहा था कि ब्लड प्रेशर जो है ये ड्यूरिंग स्लीप हमारा कितना होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, डायसिस्टोलिक कितना होता है ड्यूरिंग स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 115 होता है, और जो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 70 होता है, ठीक है। ये है एक नॉर्मल जो बताया गया है कि अगर आप सो रहे होते हैं तब आपका ब्लड प्रेशर इतना होता है। अब आप लोगों से फ्यूचर में या वैसे आप किसी को बता सकती हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से 10 टू 20 डिग्री जो है वो लो होता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर, अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर रात के वक्त जो है वो सोया हुआ था, ब्लड प्रेशर उसको फील हुआ कि लो हुआ है या अचानक उसकी हार्ट रेट को प्रॉब्लम हुई है, ब्रीथिंग को प्रॉब्लम हुई है, तो उसने कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें। तो जब रात वाली कंडीशन में आप उसका ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं और बीपी भी उसका लो है, तो क्योंकि वो स्लीपिंग कंडीशन से जो है वो वापस आया, अचानक वो जागा है, तो उस कंडीशन में जो आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉकटर्नल ब्लड प्रेशर कंडीशंस या नॉकटर्नल बीपी, ठीक है बेटा। यस सर। उसके बाद बेटा ये मैं आपको बता रहा था कि जो स्लीप और ब्लड प्रेशर है इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये समझ लग गई थी बेटा? चले मैं अगेन बता देता हूँ। जो नॉर्मल बेटा स्लीप होती है ना, उसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, अगर हम आज सो रहे हैं तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे थोड़ा सा कम होगा। ये है नॉर्मल एक फिनोमिना जो कि हर एक के यंग जनरेशन जो होती है, यंग होती है, उनमें ये होता है। लेकिन अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर है या किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब सो रहा होगा तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से कम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका ज्यादा भी हो सकता है, बल्कि उसको जो है वो रिस्क फैक्टर भी उसके लिए हो सकता है कि उसको हार्ट डिजीज हो, हार्ट अटैक भी हो सकता है, फालतू प्रोग्रेस अटैक भी हुआ हो सकता तो मैं आवाज सुना तू तुम। है, ठीक है। तो ये बेटा थी हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के बारे में कि अगर आप जो है वो नॉर्मल के स्लीप अगर कोई ले रहा है तो उसको क्या होता है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर का क्या रोल है, अगर किसी को स्ट्रोक वगैरह या हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि अमेरिकन हार्ट जो है हार्ट एसोसिएशन है, उसके एक वॉलंटियर्स हैं डॉक्टर रेमंड टॉन्सेंट। उन्होंने जो है वो एक रिसर्च की थी, उन्होंने कहा था कि जो मॉर्निंग है ना, जब आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं तब हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, फिर वो आस्ता आस्ता क्या है कि वो लो होने की तरफ चला जाता है। मतलब मॉर्निंग में ज्यादा था, आफ्टरनून में जो है वो थोड़ा सा कम हुआ, इवनिंग में और ज्यादा कम हो गया, ठीक है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी डॉक्टर ने या किसी भी स्टूडेंट्स ने या किसी भी बंदे ने जो है वो रिसर्च की हो ना, तो उसके पीछे उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो जब आप लोग भी रिसर्च करेंगे आप लोगों को भी पता चलेगा कि कितनी इसके ऊपर मेहनत की जाती है। अगर आप 2 नंबरियों के बगैर रिसर्च करें, आप मेहनत करके रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि रिसर्च के कितने फायदे होते हैं, ठीक है। तो ये है कि जो डॉक्टर रायमंड टॉन्सेंट है, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का वॉलंटियर्स है, जैसे कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वॉलंटियर्स ऐड हुए हैं तो इन्होंने रिसर्च करे। ऐसे ही उस बंदे ने रिसर्च की, उसने बताया कि मॉर्निंग में जो है वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, फिर आफ्टरनून में थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर इवनिंग में और थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये जो चीज है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा बेटा, सब लोग रिस्पॉन्स किया करें आप लोग। यस सर। यस सर। उसके बाद बेटा है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन।
सबसे पहले ये है कि आपको हाइपोटेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। अब हाइपोटेंशन की जो कंडीशन है इसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 90/80 होता है, मतलब कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसकी जो कंडीशन है उसमें ऊपर वाला जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 90 होता है, नीचे वाला जो है वो 80 होता है। या आप लोगों ने याद रखना है कि हाइपोटेंशन में जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 90/18 होती है, मतलब 90/80 होती है। ये आप लोगों ने याद रखनी है। फिर हाइपोटेंशन की आगे जो है वो 3 टाइप्स हैं, वो आप लोग लिख भी लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। फिर इसकी जो कंडीशन है वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब ऑर्थो साइड पे रखते हैं, स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी हालत है जिसमें जो है वो आपको डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है या एक ही कंडीशन की हालत है, उस चीज को आपने याद रखना है। उसके बाद हाइपोटेंशन को जो है वो साइड पे छोड़ दें। मेन जो चीज है आपने ये याद रखनी है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती क्या चीज है। अब ये यहाँ पर आपको जो पिक्चर शो हो रही है, इस पिक्चर को आपने देखना है और एक हाथ उसका सर के ऊपर है, एक जो है वो समझ लें कि दीवार के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है और उनको जो है वो पेन हो रही है, ठीक है, और चक्कर आ रहे हैं। तो ये अगर आपके इर्द-गिर्द आपको कहीं कोई पेशेंट मिलता है, ऐसे मिलता है, तो आपने फौरन उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। अगर उनका ब्लड प्रेशर लो है, तो मीन्स दैट कि उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। अब ये ऑर्थोस्टैटिक जो है वो हाइपोटेंशन क्या होती है, जब आप लेटे होते हैं, अचानक आप खड़े होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब मैंने कुछ पेशेंट्स के ऊपर ये प्रैक्टिकल वर्क भी किया हुआ है, फिर मैं चाहता भी था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे एक पेशेंट थे जिनकी एज जो थी वो 62 इयर्स ओल्ड थे, मेल थे। उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा था। मैंने उन्हें कहा कि जस्ट आपने सर 2 मिनट जो है वो आपने स्टैंडिंग पोज़ीशन में आना है, खड़े रहना है। तो मैंने 2 मिनट के लिए उनको पोज़ीशन में खड़ा किया तो 20 से 30% जो है वो ब्लड प्रेशर नीचे हो गया। ठीक है? तो ये भी चीज़ है कि हमारा जो पोस्चर होता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है और ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है। तो ऑर्थोस्टैटिक में क्या होता है कि जब आप अचानक खड़े होते हैं, अचानक बैठते हैं, तो इससे ये जो ब्लड प्रेशर आपका कम होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। उसके बाद ये है कि कुछ लोग कहते हैं, "डॉक्टर साहब मैंने ना खाना खाया, मेरा बीपी लो हो गया।" हम लोग इसे मज़ाक समझते हैं, ये अच्छा भला खाना खाया है, खाने से कौन-सा बीपी लो होता है। तो आगे जो हाइपोटेंशन की टाइप है, उसका नाम है पोस्टप्रेनिडियल, ठीक है? पोस्टप्रेनिडियल। इसमें क्या होता है, पोस्टप्रेनिडियल हाइपोटेंशन के अंदर जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्टप्रेनिडियल हाइपोटेंशन। ठीक है बेटा? उसके बाद जी हमारे सर। पास जो थर्ड टाइप होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन को सिग्नल्स वगैरह जाते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेलाटोनिन जो है वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है, जी इसके सोने का टाइम हो गया तो इसको सुला दें या आप सो जाएँ, ठीक है? जब इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है लाइक दैट कि आपके जो ब्रेन सिग्नल्स हैं वो सही से जा नहीं रहे या रास्ते में रुक रहे हैं, ठीक है? आपको अचानक जो है वो झटका लगा, आप फ़ौरन गिर गए, आप कोमे का शिकार हो गए, आपके जो है वो ब्रेन में अचानक से कह लें कि आपके सर में जो है वो दर्द स्टार्ट हो गई, आप वहाँ पर गिर गए। तो ये जो चीज़ें या ये वाली जो कंडीशन होती है, इसे हम बोलते हैं न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। एनएमएच बोलते हैं इसे, ठीक है? दूसरे को डबल पी बोलते हैं, जिसमें पोस्ट जो है वो उसमें पीपीएन बोलते हैं, पीपीएच। पोस्टप्रेनिडियल हाइपोटेंशन, ये आप लोगों ने याद रखनी है, तीनों टाइप्स हैं इसकी हाइपोटेंशन की। ये फ्यूचर में या वैसे आपको पता होना चाहिए, जब आप लोग कैंप वगैरह पे जाएँ तो आप लोगों के ये सामने ये चीज़ें हैं। ये नहीं कि अगर किसी को न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन है, आप कहें जी इसको तो मिर्गी का दौरा पड़ गया है, इसको तो एपिलेप्सी है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी ये चीज़ें हो रही हैं तो इसमें और भी चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि जस्ट ये एपिलेप्सी का पेशेंट है। अगर आपकी क्लिनिकल असेसमेंट अच्छी है, आपका हिस्ट्री लेने का स्टाइल अच्छा है, आप हिस्ट्री अच्छे से ले रहे हैं, दैट मीन्स कि आप पेशेंट को 70% ठीक कर चुके हैं, ठीक है? तो ये जो थी हमारे पास ये थर्ड टाइप थी, फर्स्ट थी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, उसके बाद थी पोस्टप्रेनिडियल हाइपोटेंशन, उसके बाद है न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। ये 3 इसकी टाइप है। हाइपोटेंशन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 90/80 होती है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हाइपरटेंशन, क्योंकि यहाँ पर हैं तो हाइपोटेंशन से ही जो है वो इसकी दूसरी कंडीशन होती है, एक होती है हाइपरटेंशन, एक होती है हाइपोटेंशन। एक में कम होता है ब्लड प्रेशर, एक में होता है ज़्यादा।
तो हाइपरटेंशन जो होती है, इसमें जो हमारा कह ले कि डायसिस्टोल होता है वो लेस देन 80 होता है, ठीक है। डायसिस्टोल जो होता है वो लेस देन 80 होता है, और जो सिस्टोलिक होता है वो 130 जो है वो होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी जो हाइपरटेंशन की नॉर्मल वैल्यूज होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये जो है हाइपरटेंसिव पेशेंट है। फिर आगे जाके इसकी पोस्ट हाइपरटेंशन या प्री हाइपरटेंशन ये भी कंडीशन आ जाती है। वो इसकी जो 18 है, इसमें जो है वो या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, फिर इसको देखा जाता है। फिर जो सिस्टोलिक है 130 है, उसको देखा जाता है। इनकी जो वेरिएशन है उसके हिसाब से फिर इसको प्री और पोस्ट कहा जाता है कि अभी ब्लड प्रेशर इनका नॉर्मली ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं है लेकिन उसकी तरफ जा रहा है, फिर इसमें प्री आ जाता है। फिर ये है कि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट है लेकिन आपके वो मेडिसिन कंट्रोल में नहीं है, तो वो जो है वो पोस्ट हाइपोटेंशन में चला जाएगा। आगे भी इसकी मैं चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग लाजमी जो है वो सुनिएगा। इसमें मैं आप लोगों को ये बता रहा था, जो हमारे पास हाइपरटेंशन है ना, इसकी 3 आगे टाइप्स हैं। 3 ही जो हाइपोटेंशन की है, 3 ही हाइपरटेंशन की है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले हाइपरटेंशन में आ जाता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ठीक है। ये जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है, इसको आप लोगों ने याद रखनी है। आमतौर पे ये कॉमन होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे सर पास जी, मैलिग्नेंट हाइपर। जी बेटा। सर जी नेम दोबारा से बताइएगा। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ओके सर। इसमें होता क्या है कि हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और उसके अलावा नीचे मैं आपको बता रहा था, जो आप लोगों ने अब याद रखनी है 3 चीजें। एक फर्स्ट पे आ जाता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, देन हमारे पास आ जाता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। आप लोगों ने वो ट्यूमर्स वगैरह भी पढ़े होंगे, जिसमें बिनाइन ट्यूमर्स आ जाता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आ जाता है, वैसे इसको भी नाम दिया गया है। इसमें मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जब आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या सडनली आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जब आपका सडनली और एक्सीडेंटली जो है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, वो किसी भी कंडीशन से हो सकता है, किसी भी फैक्टर से हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। ये हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में आप ये लाजमी चीज याद रखिएगा, अगर आप एमबीबीएस से हैं तब भी याद रखिएगा, बीडीएस के हैं तब भी याद रखिएगा, डीपीटी के हैं तब भी याद रखिएगा कि पोस्चर का बहुत अहम रोल है ब्लड प्रेशर के अंदर। फिर ब्लड प्रेशर के साथ जो है हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, इसका बहुत ज्यादा अहम रोल है, लेकिन हम इसको नहीं समझते। हम ब्लड प्रेशर वाले को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लिख के दे देते हैं, जी जाए करें। ऐसा नहीं होता। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप मुआशरे को जो है वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप अपने मुआशरे को फायदा देना चाहते हैं, अपने पाकिस्तान को, अपनी सिटी को जो है फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि आप किसी मरीज को क्वैक ना लगे या किसी मरीज के साथ आप गलत ना कर रहे हो, बल्कि आप ऐसे उसको डील करें जैसे आप अपनी फैमिली को, अपनी मदर को, अपने फादर्स को या अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को डील करें, वैसे आप उनको डील करें, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैलिग्नेंट जो हाइपरटेंशन होती है, ये सडनली और एक्सीडेंटली जो है वो ये रोनुमा होती है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या होता है, रेसिस्टेंट जो हाइपरटेंशन है, इसमें डिफरेंट जो है वो हम मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, लाइक दैट कि किसी पेशेंट को आपने एमिलोडोपिन दे दिया ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन ये है कि उसको वो सूट नहीं कर रही, आपने दूसरी मेडिसिन दे दी है, दूसरी भी सूट नहीं कर रही। जब मेडिसिन ही उसको सूट नहीं कर रही थी, वो वाली जो कंडीशन होगी वो रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन होगी, ठीक है बेटा। यस सर। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको ऐड करवाने जा रहा हूँ, जो कि जिसके लिए मैंने आप लोगों के लिए वेबिनार्स रखा है, जो मैंने अपने टीचर से, मैंने अपने जो सीनियर डॉक्टर हैं, न्यूरोस फिजिशियन हैं या मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मैंने सीखी हैं। तो वो ये है कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आप पेशेंट को बोलें कि वो एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज में नागा ना करें। उसके बाद दोपहर के टाइम जो है वो डाइट पे अमल करें, दोपहर के टाइम कुछ भी ना खाएं। ये आप लोग लिख लें, मैं आपको लिखाता हूँ, आप लिख लेंगे दोपहर के टाइम ब्लड प्रेशर हाई वाले को कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए। ये अभी जो चीजें बताने लगा हूँ ये न्यूट्रिशन के तौर पे आ रही हैं कि आप डाइट प्लान को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो।
अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है, सबसे पहले कम पे आ जाए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है तो इसमें क्या होता है कि आपके नमकियात वगैरह की पानी की कमी हो जाती है, हाइपोटेंसिव पेशेंट जो होता है। हाइपोटेंसिव जो पेशेंट होता है इसका सर नमकियात स्लाइड वगैरह जो चेंज होते नहीं हैं वो हो रही हमारे है। क्या मतलब बेटा? यस सर, ये Slides- किस स्लाइड पे स्टक किया हुआ है? ऑर्थोस्थेटिक बेटा मैं हाइपोटेंशन पे। वैसे बता रहा हूँ आप लोगों को, लिखा रहा हूँ, ये जुबानी बता रहा हूँ आपको, ओके सर। ये लिखवा रहा हूँ ना, तो इसलिए आगे वो टॉपिक चेंज हो जाना है। तो ये मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है ना मेरा मेडिकल फील्ड के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ये भी मैं एक न्यूरोफिजिशियन का ही शेयर कर रहा हूँ। मतलब कि मैं मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मेरा राब्ता है, उनके पेशेंट्स वगैरह जो मैं चेक करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे वहां पर भी जो है वो सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें बेटा ये मैं बता रहा था कि अगर आप हाइपोटेंसिव पेशेंट है तो उसके अंदर जो नमकियात वगैरह होते हैं, HCl होता है, NaCl होता है, इसकी कमी हो जाती है। तो उसके लिए जो है वो हम ORS यूज करें, उससे ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा। फिर हम जो है वो विटामिन सी जो है, सिट्रस फूड जो है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उससे जो है वो आप हाइपोटेंशन जो कंडीशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदर देन अगर नहीं हो रहा, ऐसा ही वो कह ले कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि कोई भी स्टीरॉयड टैबलेट लाइक दैट प्रेडनिसोलोन है, प्रेडनिसोलोन सल्फासिटामाइड में आ जाता है, उसके बाद आ जाता है डेल्टा कोर्टल आ जाता है। ठीक है, ऐसे मुख्तलिफ जो है वो आ जाती हैं टैबलेट, वो आप उन्हें दे सकते हैं जस्ट 1-2 दफा। ये नहीं है कि आप 2-2 3-3 महीने वो ही खाते रहें, लेकिन वो भी कि आप पेशेंट की जान बचाना चाह रहे हैं। मतलब ये नहीं कि वो पेशेंट का इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर लो हो गया कि वो कोमा में जा रहा है। हाइपोवोलेमिक शॉक इसे बोलते हैं, जिसमें हमारे जो नमकियात वगैरह होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक वोलेमिक शॉक। उसमें क्या होता है कि हमारे NaCl HCl का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। तो जो शॉक होता है उससे बचाने के लिए जो है वो हमें फिर ये चाहिए कि हम उनको स्टीरॉयड कोई मेडिसिन दें जिससे फौरन वो बेहतर हो जाए। क्योंकि जब ब्लड प्रेशर लो होता है, अब ब्लड प्रेशर जब लो होता है इसमें कौन-कौन सी आपको चीजें नजर आएंगी? आपके नेक में दर्द होगी, आपके सर में एक साइड पे दर्द होगी, आपकी आंखें दर्द कर रही होंगी, आपको रोशनी जहर लग रही होगी, आपको शोर जहर लग रहा होगा, आपको अंधेरा बहुत पसंद होगा, और उसमें नींद भी आपको आएगी। बीपी लो के अंदर आपको नींद भी आएगी। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? यस सर। जी सर। ये थी हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन को मैनेज कैसे करते हैं, कौन कौन से साइन सिम्टम आपको मिलेंगे, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद आ जाए हाइपरटेंशन की तरफ। हाइपरटेंशन जो होती है ये हमारे, आप लोगों को अगर हाइपरटेंशन नहीं है या किसी पेशेंट को नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो है तो उसको कैसे कम करें? आपको एक्टिव रहना होगा। ये लोग जो खाना खा के बैठ जाते हैं, खाना खा के लेट जाते हैं, सबसे रिस्क जो होता है ये इनको होता है ओबेसिटी का। ओबेसिटी होती है तो आपको हाइपरटेंशन होने की ज्यादा चांसेस हैं, हार्ट अटैक होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्टिव रहना है, अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। ठीक है, मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं वो कहते हैं जी हमारी फैमिली में ही नमक खाना ज्यादा लिखा हुआ है, हमारी फैमिली जो है वो नमक ज्यादा खाती है। फैमिली फिर यही है ना कि हम विरासत जो है वो जेनेटिकली हम उस बीमारी को लेके जा रहे होते हैं। कुछ बीमारियां वो जेनेटिकली नहीं होती, लेकिन हम उसको जेनेटिकली बना देते हैं कि ये हमारे जो पिछले लोग थे, पुराने लोग थे, हमारी फैमिली के जो विरासत थी वो ये करती आई है, हम भी करें। ऐसा नहीं होता। अगर वो गलती करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गलती करें। आपको जो है वो शऊर आना चाहिए, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो नमक जो है वो जो रिसर्च है उसके बारे में, जो मैंने आपको हार्ट एसोसिएशन के बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि आप एक दिन के अंदर 0.5 जो है नमक इस्तेमाल करें। अब 0.5 कहाँ पे है और जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कंपैरिजन कर लें। लेकिन हमारे किसी को भी नहीं पता, किसी को नॉलेज नहीं है। अगर डॉक्टर हैं तो वो कहते हैं जी ये मेडिसिन मैंने लिख दी है, आप इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है वो अपनी फैमिली को, अपने पेशेंट को फैमिली की तरह डील करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि आंटी जी ये चीजें करें, आप ठीक हो जाएंगी। फिर आपका नाम भी एक अच्छा होगा। आप एक डॉक्टर भी जो है वो आप कहलाने के हकदार भी होंगे कि वाकई आप डॉक्टर हो, आपने किसी की खिदमत की है। ये नहीं कि किसी की छिल उतारी है। ठीक है,
पैसे जो हैं, फीस जो है वो आप लोगों का हक है। आप लोग 3-3 4-4 लाख 12-12 लाख दे के फीस यहाँ तक पहुंचे हैं, आपका हक है फीस लेना। लेकिन फीस लेने का हक तब बनता है जब आप पूरा पूरा उन्हें दें। ठीक है, सारा जो है वो सच उन्हें बताएं, अच्छे तरीके से गाइड करें, अच्छे तरीके से काउंसलिंग करें, अच्छे तरीके से मैनेज करें। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ये हाइपरटेंशन को डील करनी चाहिए। अब मैं डाइट प्लान आपको लिखाता हूँ, पहले साइंस सिम्टम लिख लें इसके हाइपोटेंशन के। अब हाइपोटेंशन में क्या होता है कि हमारे जो जिस्म है इसमें दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे जो कान है इसमें शां-शां की आवाजें आने लग जाती हैं, मुख्तलिफ शोर की आवाजें आने लग जाती हैं, हमारा सर भारी हो जाता है, सर नीचे करें भारी हो जाता है, हमारी जो आंखें हैं वो भारी हो जाती हैं ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से। फिर बताता हूँ, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से हमारे सर में दर्द होती है, सर भारी हो जाता है, आंखें भारी हो जाती हैं, कानों में शां-शां की आवाजें आती हैं, जिस्म में दर्द स्टार्ट हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है, ये थी हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम जो आपको नजर आएंगे और आप देखेंगे। फिर आप लोगों को कुछ पता है कि ब्लड प्रेशर लो के अंदर ब्लड डाइल्यूट होता है या ब्लड प्रेशर हाई में जो है वो डाइल्यूट होता है? काइंडली अगर किसी को पता है तो बताएं ताकि बाकी बच्चों का भी नॉलेज गेन हो। बताएं बेटा। हाई बीपी में सर। मैं आपको बता देता हूँ, जब सर ब्लड हाई प्रेशर में ज्यादा डायबिटेड होता होता है। है तो जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, सर लो हाई बीपी में होता होता है, है। तब हमारा ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, क्या जिसे हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम डिस्प्रिन वगैरह एस्पिरिन वगैरह देते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो या ब्लड हमारा जो है वो पतला हो जाए, खून पतला हो जाए। ठीक है, और आप देखेंगे कोई भी अगर हार्ट का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर ज्यादा का पेशेंट है, तो उसको एस्पिरिन या डिस्प्रिन ऐसी कोई मेडिसिन दी जाती है जिससे ब्लड जो है वो उसका पतला ही रहे। ठीक है, और उसके बाद ये खून जो गाढ़ा होता है, ये और भी रीजन है। अगर किसी को अनीमिया है, अनीमिया के आगे टाइप्स आ जाती हैं कि कौन सी सिकल सेल अनीमिया है, कौन सा अनीमिया है। उस अनीमिया की कंडीशन जो है, अगर किसी की एचबी बढ़ जाती है, हद से ज्यादा बढ़ जाती है, उसको भी ये हार्ट वाली चीजें जो है वो होने के चांसेस हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर किसी की एचबी बढ़ती है तब भी ये इशू हो सकता है, कम होती है तब भी ये इशू हो सकता है। तो इसलिए फीमेल्स के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी एचबी को मेंटेन रखें, क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आप लोगों की एचबी कम हो जाती है, तो इसलिए एचबी को मेंटेन रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप वो लोग जो है उसको मेंटेन नहीं रखते हैं एचबी को, तो देन आप फ्यूचर में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपनी एचबी को परफेक्ट रखें ताकि आपको हार्ट की बीमारियां भी ना हो और दूसरे भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपके साथ ना हो। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास हाइपरटेंशन जिसके मैंने साइन सिम्टम आपको लिखाए हैं। अब आप लोगों को मैं डाइट प्लान लिखाऊंगा क्योंकि मेडिसिन इसकी मुख्तलिफ क्लासेस की होती हैं, जैसे कि लाइक दैट एम्लोडोपिन आ जाती है, एस्पिरिन भी यूज करते हैं, फिर मुख्तलिफ ब्रांड्स नेम होते हैं वो हम हाइपरटेंशन के लिए यूज करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मैं कुछ चीजें आपको डिटेल से नहीं बता रहा क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है। तो वो चीज जो है अगर किसी ने पर्सनली पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है, कौन कौन सी मेडिसिन किस किस के लिए इस्तेमाल होती है मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब डाइट प्लान में क्या करना है, सबसे पहले ये कि आपने खीरा लेना है एक। ठीक है, उसके बाद गाजर लेनी है, मूली लेनी है आप लोगों ने, चुकंदर लेना है, गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? रिस्पॉन्स लाजमी करना है जल्दी। यस सर, जी लिख लिया। सर। ये लिख लिया। उसके बाद क्या है कि अगर आपका एक प्याज है, छोटा प्याज नॉर्मल, वो जो हमारे हार्ट का जो साइज है ना, दिल का साइज है, उस जितना साइज का जो है वो अगर आप प्याज ले रही हैं तो उसका जो 8वां हिस्सा है वो उतना आपने प्याज लेना है। ठीक है, और ये अगर किसी ने आपने हाइपरटेंसिव पेशेंट को देना है, उसको ये लाजमी बताना है कि दोपहर के टाइम सलाद के अलावा कोई चीज नहीं खानी। कोई चीज मतलब कोई चीज नहीं खानी। ठीक है, जस्ट सलाद खानी है, 1 प्लेट खाएं, 2 प्लेट खाएं, 3 प्लेट खाएं, दोपहर को सलाद खानी है।
ठीक है। ये सलाद खाने का क्या होता है कि दोपहर के टाइम आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग यूनिवर्सिटीज वगैरह जाती हैं, दोपहर के टाइम भूख बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि सुबह की हमारी रूटीन ऐसी होती है कि हम चाय वगैरह अंडा वगैरह लेके हल्का फुल्का नाश्ता करके आ जाते हैं, दोपहर को ज्यादा भूख लगती है। तो दोपहर आपकी जो बॉडी होती है उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, लेकिन हम नहीं देते। हम जो है वो चाय पी लिए दोपहर के टाइम, चावल खा लिए, बिरयानी खा ली है, नान टिक्की खा ली है, ये चीजें खा ली, तो इससे क्या होता है हमारा जो स्टमक होता है वो डिस्टर्ब होता है, आप और फैटी जो है हो जाते हैं और ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। तो हमने क्या ओबेसिटी को कम करना है। ओबेसिटी कम होगी, आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपका जो ओबेसिटी कम होगी, आपके जॉइंट जो है वो फिट रहेंगे, आपके जॉइंट मजबूत रहेंगे, आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ में रहेंगे, आपको उसकी जो है प्रॉब्लम वगैरह जो है वो क्रिएट नहीं होगी आपके लिए। ठीक है। तो दोपहर के टाइम सलाद खानी है। अब एक दो चीज मेन बताने लगा हूं, आप लोगों ने याद रखनी है। जस्ट सलाद नहीं खिलानी है। अगर आप सलाद खिलाएंगे तो जो पंजाबी लोग हैं वो कहते हैं, अम्मा जी कहती हैं वो तो तू ते मेनू जेड़ी है ना पट्ठे रख देते हुए सारे अगे, मेरा खान ਨੂੰ दिल नहीं करता। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ऐसी उनको प्लेट में तैयार करके देना है कि जिसमें आप 1 से 2 जो है वो फ्रूट ऐड कर लें, लाइक दैट बनाना ऐड कर लें, एप्पल जो है वो आप ऐड कर लें, छोटे-छोटे उनके टुकड़े कर लें, 1-2 या 5-10 जो है वो चने ऐड कर लें, लाइक दैट कि आप उनको टेस्ट दें। कोई भी चीज है वो टेस्ट मांगती है। ठीक है। आपकी आंखें वो ग्रीनरी देख के खुश होती है। आप लोग जब एबटाबाद की तरफ जाएं, आपकी आंखें, या आप स्कर्दू जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप ग्रीनरी देखें, आपकी आंखें खुश होती हैं। कान है अजानें सुन के जो है वो सुकून मिलता है। ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सॉन्ग सुन के जो है वो कानों को सुकून मिलता है, ये कुछ ऐसे जिनको तिलावत सुन के सुकून मिलता है। ऐसे ही हमारे जो लंग्स हैं इनके लिए सांस लेना, और सांस अगर हमें जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं बाहर निकालते हैं, इसमें बहुत कह ले के सुकून मिलता है। हर एक जो चीज है उसका अलग से फंक्शन है, और अल्लाह ताला की ज़ात ने किसी भी चीज को ऐसे नहीं बनाया कि उसका मकसद ही ना हो। हर एक चीज जो है वो छोटे से छोटा जो ज़र्रा है ना, रेत का एक ज़र्रा भी होता है ना, वो भी कह ले कि अगर बाहर पड़ा हो, या बजरी का एक टुकड़ा पड़ा हो, वो भी लोग उठा लेते हैं, वो भी दीवारों पे लगा देते हैं या ऊपर लेंटर डाल लेते हैं। तो आप ये हिसाब लगा लें कि कोई भी चीज अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके लिए देखने के लिए, खाने के लिए, सुनने के लिए बनाई है, तो वो बिना फायदे के नहीं है, वो उसका फायदा है। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सलाद के अंदर जो है वो आपने बनाना या एप्पल ऐड करना, ताकि एक अच्छी सी डिश बन जाए, और वो डेली खाएं। अगर ये मैं बनाना और एप्पल या कोई भी फ्रूट ऐड नहीं करता तो पेशेंट एक दिन खाएगा, दूसरे दिन नहीं खाएगा। जब आप उसके अंदर टेस्ट डेवलप करेंगी तो पेशेंट डेली खाएगा, और डेली जब खाएगा 1 हफ्ता तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। ब्लड प्रेशर अगर माइनर सा भी वो मेंटेन हो रहा है, लेकिन वो आपको सेटिस्फेक्शन साइकोलॉजिकली जो है वो आपको बताएगा कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे टेंशन कोई नहीं है, मेरे मसल स्ट्रांग हो गए, मेरे पट्टे स्ट्रांग हो गए हैं, मेरे जो जोड़ हैं वो बिल्कुल फिट हो गए हैं। तो ये चीजें जो हैं तब आपको मिलेंगी। ये था दोपहर के लिए। ये मैंने जस्ट आपको शॉर्ट करके बताया है कि दोपहर के टाइम वैसे जो है वो पेशेंट को चाहिए कि वो सुबह को 1 सेब ले, 15-20 मिनट एक्सरसाइज करे, वो 15-20 मिनट पहले हफ्ते करे, फिर अगले हफ्ते आधा घंटा कर दे, फिर अगले हफ्ते जो है वो 1 महीने तक फिर आगे जो है इसको घंटा कर दे। भागना नहीं है, नॉर्मल वॉक करनी है। और ये एज टू एज डिपेंड करता है कि वॉक करनी है, रनिंग करनी है, या फास्ट रनिंग करनी है, ये डिपेंड करता है एज के हिसाब से। ठीक है बेटा, ये थी हाइपरटेंशन। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी सर। यस सर। अब ये Yes, मेरा sir. जो यस लेक्चर होता है, वेबिनार होता है, मेरा ये होता है कि मैं बच्चों को, क्योंकि मैं काफी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैंने बहुत से टीचर से जो है वो डांट डपट ये सारा कुछ खा के यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मेरी ये विश है कि मैं आप अपने जो जूनियर्स हैं, या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे मेंबर्स हैं, या मेरे टीम मेंबर्स हैं, मैं उनको हद से ज्यादा लाइक दैट, अभी मैं स्लीप डिसऑर्डर के ऊपर आप लोगों को दे सकता था स्टेजेस पर हाँ के ये सारी चीजें, लेकिन मेरा ये था कि आप लोगों को वो चीजें करवाऊं जो कि आपके टीचर ने भी कभी आपको नहीं पढ़ाई, कि ये चीजें ऐसे हो सकती हैं, इनका ताल्लुक इसके साथ हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटा जब आप रजिस्टर्ड हो गए तो आपको चाहिए कि आप एंड तक जो है वो वेबिनार अटेंड करें। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. जी सर। इसके बाद बेटा ये आ जाता है हमारे पास हार्ट रेट ड्यूरिंग स्लीप, कि हमारा जो हार्ट रेट है वो ड्यूरिंग स्लीप जो है वो कितना होता है। अब हमारा जो हार्ट रेट है वो कह ले 42
50 जो है वो बीट्स पर मिनट होता है। बीपीएम इसे हम बोलते हैं, बीट्स पर मिनट के हिसाब से हम जो है इसको मेजर करते हैं। इसको मेजर करने का ये तरीका होता है कि आपने जो है वो इसके पल्स के ऊपर जो है वो हाथ रख लेना है, 1 मिनट के अंदर देखना है कि वो कितनी दफा जो है वो लप-डप कर रहा होता है या उसकी जो आवाज है वो आपको कितनी बार जो है वो सुनाई देती है। ठीक है? उसके बाद इन्होंने बताया है कि मल्टीपल फैक्टर हैं जो कि रेस्ट के टाइम पे बच्चों के बच्चे अगर सो रहे हैं तो उनकी हार्ट बीट कितनी होती है, फिर जो एडल्ट होते हैं उनकी कितनी होती है। तो जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन 6 ईयर टू 15 ईयर्स जो होते हैं उनकी जो है वो 70 टू 100 बीट्स पर मिनट होती हैं। ये आप लोगों ने याद रखनी है। ये अगर अभी नहीं है तो फ्यूचर में अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो वहाँ पर ये छोटी-छोटी मेडिकल के रिलेटेड जो है ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद ये है कि एडल्ट जो होते हैं, उनकी जो एज होती है वो 18 से लेके जो है वो 60 होती है या 60 से ओवर होती है। 18 से ओवर जो होती है, उसकी जो होती है वो 60 से लेके 100 जो है बीट्स पर मिनट होती हैं। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला मिल गया है कि बच्चा जो होता है उसकी ज़्यादा थोड़ी-सी हार्ट बीट्स होती है, जो 18 से जो है ये एडल्ट हो जाता है, उसकी थोड़ी-सी कम होती है। ठीक है बेटा? Yes, sir. उसके बाद ये है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो टेम्परेचर होता है, वो हाई होता है या लो होता है। तो ये 1-2 डिग्री जो है वो लोअर होता है। अगर आप वर्किंग कर रहे हैं ड्यूरिंग आप डे टाइम जो है वो आप इसको मेजर करें, फिर सोते वक़्त मेजर करें, तो आपको 1-2 डिग्री जो है ये कम मिलेगा। ठीक है? ये आप लोगों ने जो है ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है। आगे लिखा हुआ व्हाई डज़ माय बॉडी टेम्परेचर राइज़ व्हेन आई स्लीप। ठीक है? इसमें क्या होता है कि जब आप सो के उठते हैं तो तब आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो क्यों जो है वो ज़्यादा होता है। डिड यू नो दैट टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एट नाइट आर कंप्लीटली नॉर्मल। और ये क्या जो है वो नाइट को अगर हम टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशन होती है ये कंप्लीटली नॉर्मल होती है या नहीं होती। तो इसमें ये आगे बताया गया है सो इफ यू आर फाइंडिंग दैट यू हैव अ हाई बॉडी टेम्परेचर दैट डिस्टर्बिंग योर स्लीप। अगर आपको हाई टेम्परेचर है तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने किसी भी बंदे को अकेला नहीं छोड़ना। ठीक है? अगर किसी का आप टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, मतलब कि वो सो के उठा है या सो रहा है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर जो टेम्परेचर है वो आप चेक करते हैं, वो हद से ज़्यादा जो है वो तजावुज़ कर गया है, बढ़ गया है थोड़ा-सा, तो उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसको अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है? ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है, अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा हो, तो उसके पास रहना है, उसको कम करने की कोशिश करनी है या उसका उसका अगर आप ज़हन भी जो है या उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट करते हैं, तो देन भी जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल पोज़ीशन पे आ जाता है या नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। उसके बाद ये बताया गया है कि इन फैक्ट इट्स पार्ट ऑफ योर बॉडी सर्केडियन रिदम आर इंटरनल क्लॉक हेल्पिंग टू कंट्रोल योर स्लीप साइकिल। अब यहाँ पर बताया गया है कि बॉडी जो है वो एक सर्केडियन रिदम के तौर पे उसका जो हिस्सा है जो कि इंटरनल क्लॉक के तौर पे काम कर रहा होता है, ये हमारी स्लीप साइकिल को बेहतर करता है या उसको कंट्रोल करता है। अब ये जो सर्केडियन रिदम है ये होती क्या चीज़ है, ये आप लोग लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ। सर्केडियन रिदम का मतलब होता है, रिदम का मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये एक साइकिल होता है, रिदम होती है जो कि इसने कंप्लीट होके ही रहना है। सर्केडियन रिदम ऐसी होती है जो भी अब 24 घंटे के अंदर आपकी जो मेंटल हालत है, आपकी इमोशनल हालत है, आपका बिहेवियर है, 24 घंटे के अंदर ये जो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, आपकी मेंटल की, आपकी फिजिकल की, आपकी सोशल की, आपकी बिहेवियर की, इसको हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम। ठीक है? अब आप लोग ये देख लें कि हम क्यों